अदा ने लावण्य की गहरी ब्राउन आंखों में झांकते हुए पूछा। लावण्य ने झटके से अपना हाथ अदा के हाथ से अलग करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैंने ठीक से सुना नहीं, जरा जोर से बोलो। अदा को थोड़ा अजीब तो लगा, मगर फिर भी उसने अपनी बात दोबारा दोहराई। हाँ लावण्य, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम सोच रहे होगे कि मैं तो पहले से ही मैरिड हूँ, तो तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कैसे कर सकती हूँ? तो शायद तुम नहीं जानते, कुछ ही महीनों में हमारा डिवोर्स होने वाला है। उसकी बात सुनकर लावण्य ने मुस्कुराकर ताली बजाते हुए कहा, वाह क्या बात है अदा की अदाओं की। तुम्हें तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। और कितने दिलों का खून करोगी तुम? और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज करोगी और मैं मान जाऊंगा? ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? मैं तुम्हारी जैसी मतलबी लड़की से शादी करूंगा तो सिर्फ अपने मतलब के लिए रिश्ते बनाती है? क्या अदा का डिवोर्स हो पाएगा? क्या लावण्य अदा से शादी करने के लिए मान जाएगा? लावण्य ने अदा को मतलबी क्यों कहा? ऐसा क्या कर दिया अदा ने? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी को अंत तक सुने। तो आइए सुनते हैं कहानी इश्क। लावण्य शहर के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर चंदेल का इकलौता और लाडला बेटा था। लावण्य की माँ योगिता एक बहुत ही धार्मिक महिला थी। उन्होंने लावण्य को बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए थे। लावण्य बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो हमेशा फर्स्ट आता था। स्कूल में सभी लोग उसे प्यार करते थे। लावण्य को कहीं कोई भी कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक, वो ये कि मिस्टर चंदेल उसे घर से बाहर खेलने जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देते थे। खेलने जाना तो बहुत दूर की बात है, वो उसे उसके दोस्तों की बर्थडे पार्टी तक में जाने नहीं देते थे। अगर कभी जाना होता था तो समय निकालकर खुद उसके साथ जाते थे। वजह थी मिस्टर चंदेल का डर ये कि कहीं कोई उनके बेटे को किडनैप न कर ले पैसों के लिए, और दूसरा ये कि ज़माना बहुत ख़राब है, कहीं औरों की तरह उनका बेटा भी बिगड़ गया तो क्या होगा। वो चाहते थे कि लावण्य हर समय उनकी आंखों के सामने रहे। वो उसे स्कूल भी पता नहीं जाने कैसे जाने देते थे। लावण्य जब तक छोटा था तब तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो अपनी माँ से शिकायत करता था, माँ आप पापा को समझाइए ना, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कॉलेज जाता हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। मेरे सारे दोस्त अकेले घूमने चले जाते हैं, बस मैं ही नहीं जाता। आपको पता है कल मेरे दोस्त वैभव की बर्थडे पार्टी है। आज कॉलेज में वो सारे दोस्तों को इनवाइट कर रहा था। जब उसने मुझसे कहा तो सारे दोस्त मेरा मजाक बनाने लगे, कहने लगे रहने दे वैभव, ऐसे क्यों कह रहा है, ये छोटा बच्चा है यार, कहीं खो गया तो ऐसा करना, कल पार्टी के बाद इसके लिए इसके घर पर केक और चॉकलेट भिजवा देना। अब आप ही बताइए माँ, मैं क्या करूँ? मेरा भी मन करता है अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने का। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं। वो कहते हैं देखो अपने पापा का छोटा सा बेबी, बाबू तुम्हें सुसु आए तो बता देना, अंकल को बोल देना वो करा लाएंगे। पापा इतना क्यों डरते हैं मुझे लेकर? मेरे दोस्तों के पापा तो उन्हें कभी भी मना नहीं करते, वो लोग हर जगह घूमने चले जाते हैं, और एक मैं हूँ जिससे पापा बर्थडे पार्टी तक में अकेले जाने नहीं देते। लावण्य आज बहुत गुस्से में था। योगिता उसे प्यार से समझाने लगी। उसने कहा, बेटा पापा तुझे खुद से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते कि तुझे कोई परेशानी हो। परेशानी? माँ मैं किसी युद्ध पे जाने के लिए नहीं बोल रहा जो वहाँ जाकर मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा। मुझे अपने दोस्त के घर जाना है, उसकी बर्थडे पार्टी में। योगिता समझ नहीं पा रही थी कि वो किसका साथ दे, बेटे का या पति का। अगर वो मिस्टर चंदेल की बात न मानकर लावण्य को भेज देती है तो मिस्टर चंदेल के गुस्से का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। और लावण्य, वो तो इस समय कुछ भी सुनने या समझने के लिए तैयार नहीं था। उसने लावण्य से कहा, ठीक है मैं बात करती हूँ तेरे पापा से, अब तो खाना खा ले। रात को जब मिस्टर चंदेल घर आए तो योगिता ने लावण्य के बारे में उनसे बात की। उस समय लावण्य भी वहीं था। योगिता की बात सुनकर मिस्टर चंदेल चुप हो गए। उन्होंने योगिता की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। योगिता और लावण्य दोनों ही मिस्टर चंदेल के जवाब का इंतजार कर रहे थे। जब बहुत देर तक वो कुछ नहीं बोली तो लावण्य ने कहा, पापा माँ ने आपसे कुछ पूछा है, आपने जवाब नहीं दिया। मिस्टर चंदेल ने कहा,
तुम्हारी फालतू बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो। लेकिन लावण्य ने आज ठान लिया था कि वो अपने पापा से बात करके रहेगा। उसने कहा, नहीं पापा, आज तो मैं आपसे जवाब लेकर ही रहूंगा। मुझे जानना है वो क्या वजह है जिसके लिए आप मुझे हर जगह जाने से रोकते हो। मिस्टर चंदेल ने कहा, हम तुम्हें हर उस जगह लेकर जाते हैं जहाँ तुम घूमना चाहते हो। तुमने जहाँ जहाँ कहा हम तुम्हें वहाँ वहाँ लेकर गए। जो चीज़ तुमने मांगी वो हर चीज़ तुम्हें लाकर दी। अब और क्या चाहिए तुम्हें? आज़ादी पापा, मुझे आज़ादी चाहिए, लावण्य ने कहा तो मिस्टर चंदेल ने पूछा, क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? लावण्य ने कहा, पापा, मैं भी अपने दोस्तों के साथ उनके जैसे घूमना फिरना मस्ती करना चाहता हूँ। अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आपकी उंगली पकड़कर चलता रहूँ। और अगर आपको ऐसा ही लगता है तो मैं कल से कॉलेज में नहीं जाऊँगा, खुद को घर में कैद करके बैठ जाऊँगा। लावण्य की बात से मिस्टर चंदेल को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो? अगर तुम कॉलेज नहीं जाओगे तो पढ़ोगे कैसे? अपना कैरियर कैसे बनाओगे? क्या ही करूँगा मैं पढ़ लिख कर जब मुझे घर से बाहर निकलना ही नहीं है तो? लावण्य ने भी गुस्से में जवाब दिया। बाप और बेटे के बीच बढ़ती नोकझोंक को देखकर योगिता ने दोनों को चुप कराया। उसने कहा, अभी आप दोनों शांत हो जाइए, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तब तक आप लोगों का गुस्सा भी थोड़ा शांत हो जाएगा। योगिता की बात सुनकर मिस्टर चंदेल तो वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन लावण्य वो अभी भी मधुमक्खी की तरह भन बना रहा था। योगिता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अब तू मधुमक्खी जैसे बन बनाना बंद कर और जाके अपना काम कर। मैं बात करती हूँ तेरे पापा से। लेकिन लावण्य अभी भी गुस्से में था। उसने कहा, वो नहीं मानेंगे, देख लेना, वो हमेशा से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। दूसरों की बात मानना उन्हें कहाँ आता है। योगिता ने बड़े प्यार से उसे कहा, तुझे अपने पापा पर इतना विश्वास है तो थोड़ा विश्वास अपनी माँ पर भी करके देख ले। तेरी माँ इस बार तेरे पापा को मना लेगी। योगिता ने लावण्य की आंखों में देखते हुए कहा तो लावण्य उसके गले से लग गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। योगिता ने उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, वैसे लावण्य, तू अभी भी छोटा बच्चा ही है, जैसे बचपन में रोता था, अभी भी तू वैसे ही रो रहा है। लावण्य ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं माँ, मैं रो नहीं रहा, ये आंसू तो अपने आप निकल आए। जानती हूँ, जब दिल हद से ज़्यादा दुखता है तो आंसू अपने आप निकल आते हैं, लेकिन तू चिंता मत कर, कल तो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाएगा और वो भी अकेले। अब जा और जाकर अपनी पढ़ाई कर। लावण्य से बात करने के बाद योगिता मिस्टर चंदेल के पास आकर बैठ गई। उसने मिस्टर चंदेल से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिस्टर चंदेल ने कहा, अगर तुम उसकी सिफारिश लेकर बात करना चाहती हो तो मेरे पास समय नहीं है, वो कॉलेज जाए या न जाए, लेकिन मैं उसे उसके दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूंगा। लावण्य तो अभी बच्चा है, अभी नहीं समझेगा, लेकिन तुम तो बड़ी हो, समझदार हो, तुम तो समझ सकती हो। हमारे पास पैसा है, समाज में हमारा नाम है, सभी लोग जानते हैं मिस्टर चंदेल अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं। और योगिता, बिजनेस में हमारे कई दोस्त हैं तो कई दुश्मन भी हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे बेटे को किसी भी कारण से जरा सी भी तकलीफ हो। योगिता ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी सहमत हूँ आपकी बात से, और वो भी समझ जाएगा, लेकिन अगर आप उसे प्यार से समझाएंगे तो। वैसे आज आपको कोई काम तो नहीं करना? मिस्टर चंदेल ने कहा, हाँ करना तो था, लेकिन अब मूड नहीं है, कल करूँगा। योगिता ने खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा, चलो आज हम दोनों अपनी बातें करते हैं, बहुत दिनों से हमने बातें भी नहीं की। सही कह रही हो, काम के चक्कर में मैं तुम्हें जरा भी समय नहीं दे पाता। योगिता ने मिस्टर चंदेल की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये सब तो आप हम लोगों के लिए ही तो कर रहे हो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मिस्टर चंदेल ने मुस्कुराते हुए योगिता का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, योगिता, शायद पिछले जन्म में मैंने बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे जो इस जन्म में मुझे तुम पत्नी रूप में मिली हो। अब बस भी कीजिए, आपको तो मौका मिलना चाहिए मेरी तारीफ करने का। योगिता ने भावुक होते हुए कहा, अच्छा बाबा, अब नहीं करूँगा तुम्हारी तारीफ, अब तो खुश। मिस्टर चंदेल ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा,
योगिता ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन झुका ली। मिस्टर चंदेल ने कहा, हाँ तुम कुछ बात करना चाहती थी, बोलो क्या बात है। योगिता ने कहा, पता है मुझे कई दिनों से अपना बचपन याद आ रहा था। बचपन में हम कितनी शरारतें किया करते थे और जब तक दादी से कहानी नहीं सुन लेते थे तब तक ना तो खुद सोते थे और ना दादी को सोने देते थे। पता नहीं क्यों कई दिनों से दादी की कहानियां मेरे दिमाग में घूम रही हैं। मेरा मन हो रहा है कि दादी की एक कहानी तो मैं किसी को सुनाऊं, लेकिन किसे? लावण्य को अपनी पढ़ाई से समय नहीं मिलता और आप भी व्यस्त रहते हैं, इसीलिए मैंने सोचा मैं खुद को ही सुना देती हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, मेरा मन शांत ही नहीं हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, आज तुम अपनी दादी की कहानी मुझे सुना दो, फिर तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा ना। मिस्टर चंदेल ने कहा तो योगिता छोटी बच्ची की तरह खुश हो गई। उसने कहा, सच्ची अब सुनेंगी मेरी कहानी? मिस्टर चंदेल ने कहा, मुच्ची, और फिर दोनों हंसने लगे। योगिता ने कहा, आपको पता है दादी जब भी हमें कहानी सुनाती थी वो हमेशा कहानी सुनाने के बाद हमसे एक सवाल करती थी कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि दादी की ये पोती भी मुझसे सवाल करेगी। मिस्टर चंदेल ने योगिता को छेड़ते हुए कहा। तो योगिता ने कहा, बिल्कुल, और आपको उसका जवाब भी देना पड़ेगा, वैसे ही जैसे हम देते थे अपनी दादी को। अच्छा दादी जी की पोती जी, अब आप कहानी तो सुनाइए। मिस्टर चंदेल ने हंसते हुए कहा, तो सुनिए। योगिता ने मिस्टर चंदेल को कहानी सुनाना शुरू किया। एक व्यापारी था, उसके घर के आंगन में एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिड़िया के जोड़े ने घोंसला बनाकर उसमें अंडे दिए थे। इस बात की जानकारी उस व्यापारी और उसके परिवार को हो गई थी, इसीलिए वो सब लोग उस चिड़िया के अंडों की रखवाली का पूरा ध्यान रखते थे। इसके साथ ही वो लोग चिड़िया के लिए दाना पानी भी रखते थे। उस चिड़िया का जोड़ा बेफिक्र होकर वहाँ रहता था। समय आने पर उन अंडों से बच्चे बाहर आए। वो बच्चे अभी बहुत छोटे थे, उड़ना नहीं जानते थे, इसीलिए वहीं पेड़ पर घोंसलों के आसपास ही खेलते रहते थे। कभी कभी व्यापारी के बच्चे उन्हें पकड़ लेते थे और दुपट्टे में रखकर उन्हें झूला झुलाते थे, उन्हें दाना खिलाते थे। वो उनके साथ खेलकर वापस चिड़िया के बच्चों को उनकी माँ के पास पहुंचा देते थे। वो चिड़िया भी जानती थी कि हमें इन लोगों से कोई भी नुकसान नहीं है, ये लोग हमारी मदद करते हैं। शायद यही वजह थी कि वो वहाँ से जाती नहीं थी, चुपचाप पेड़ की डाल पर बैठकर देखती रहती थी। जब चिड़िया के बच्चे और बड़े हुए तो चिड़िया ने अपने बच्चों को घोंसले से निकालकर उन्हें उड़ना सिखाया, जिसके लिए चिड़िया को बहुत मेहनत करनी पड़ी। वो हर रोज अपने बच्चों को घोंसले से निकालती और पेड़ से नीचे गिरा देती। इसी तरह गिरते बैठते वो बच्चे उड़ना सीख गए और एक दिन वो चिड़िया के बच्चे वहाँ से उड़कर कहीं और चले गए। इस बात से व्यापारी के बच्चे दुखी हो गए, तो व्यापारी ने उन्हें समझाया, वो हमारे मेहमान थे, कुछ दिन के लिए आए और चले गए। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने मन में ठान लिया कि अब की बार अगर कोई चिड़िया आई और उसने अंडे दिए तो हम लोग उसके बच्चों को अपने पास रख लेंगे, उन्हें जाने नहीं देंगे। कुछ समय बाद एक और चिड़िया ने वहाँ उसी पेड़ पर घोंसला बनाकर उसमें अंडे दिए। कुछ समय बाद जब उन से बच्चे बाहर निकलकर थोड़े बड़े हुए तो उन बच्चों में से 2 बच्चे उस व्यापारी के बच्चों ने अपने पास छुपा लिए। अपने बच्चों को ना पाकर वो बेचारी चिड़िया बहुत दुखी हो गई। वो बेचारी दिन भर ची 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 करके अपने दोनों बच्चों को पुकारती रहती थी। थोड़े दिन तक रोजाना यही क्रम चला। उसके बाद उस चिड़िया ने अपने बाकी बच्चों पर ध्यान देना शुरू किया और उसी प्रकार उन्हें उड़ना सिखाकर वो चिड़िया भी वहाँ से चली गई। लेकिन इस बार व्यापारी के बच्चे दुखी नहीं हुए थे, क्योंकि उनके पास उस चिड़िया के वो दोनों बच्चे थे। वो चिड़िया के बच्चे अभी तक उड़ना नहीं सीखे थे। कारण था व्यापारी के बच्चों ने उन्हें एक बहुत सुंदर पिंजरे में बंद करके रखा हुआ था। उस पिंजरे में उन बच्चों ने चिड़िया के बच्चों के लिए सब कुछ रखा था। चिड़िया के वो बच्चे हर समय उसी पिंजरे में रहते थे। इस व्यापारी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसके बच्चों ने क्या कांड किया है, क्योंकि व्यापार के सिलसिले में अक्सर वो बाहर रहता था और घर वालों ने भी उससे बताना जरूरी नहीं समझा।
एक दिन व्यापारी की नज़र उस पिंजरे पर पड़ गई। उसने अपने बच्चों को बुलाकर पूछा तो बच्चों ने सारी बात सच सच बता दी। अब बच्चों की बात सुनकर व्यापारी को गुस्सा तो आना ही था, लेकिन उसने फिर भी बच्चों को प्यार से समझाया कि तुमने बहुत गलत काम किया है। तुमने एक बेजुबान माँ से उसके बच्चों को दूर कर दिया। आकाश में उड़ने वाले परिंदों को तुमने कैदी बना दिया। फिर उस व्यापारी ने अपने घर वालों को खूब खरी खोटी सुनाई और पिंजरा लेकर छत पर चला गया। उसने पिंजरा खोलकर चिड़िया के बच्चों को बाहर निकाला। व्यापारी ने उन बच्चों को उड़ाना चाहा, लेकिन वो उड़ नहीं पाए और एक दिन वो उसी पिंजरे में मर गए। इतना बोलकर योगिता चुप हो गई और मिस्टर चंदेल की तरफ सवाल भरी नजरों से देखने लगी। मिस्टर चंदेल ने कहा, यार ये तो बहुत बुरा हुआ उन चिड़िया के बच्चों के साथ। योगिता ने कहा, हाँ बुरा तो हुआ उनके साथ, उन्हें अपनी माँ से दूर रहना पड़ा। और देखा जाए तो इतना बुरा भी नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी पक्षी अपने बच्चों को अपने साथ तब तक रखता है जब तक कि वो उन्हें उड़ना नहीं सिखा देता। एक बार जब उसके बच्चे अच्छी तरह से उड़ना सीख जाते हैं तो वो उन्हें स्वतंत्र छोड़ देता है। और मेरे हिसाब से तो उनके साथ अच्छा ही हुआ, क्योंकि उस पिंजरे में रहकर उन्हें जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। सोचो, अगर वो बच्चे अपनी माँ के साथ होते तो क्या होता? मिस्टर चंदेल ने पूछा। क्या होता? योगिता ने कहा, अगर वो बच्चे उस चिड़िया के साथ होते तो वो चिड़िया उन्हें जबरदस्ती उड़ना सिखाती और फिर पेट भरने के लिए भोजन की खोज में इधर उधर भटकना पड़ता। अपना घोंसला बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती। पिंजरे से बाहर तो परेशानी ही परेशानी थी। योगिता की बात सुनकर मिस्टर चंदेल मुस्कुराने लगे। उन्हें मुस्कुराता हुआ देखकर योगिता ने पूछा, क्या हुआ? आप मुझे देखकर इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो? मिस्टर चंदेल ने कहा, कैसे ना करूं मैं तुम्हारी तारीफ। तुमने कितने अच्छे ढंग से मुझे समझा दिया। मैं भी तो वही गलती कर रहा था जो उस व्यापारी के बच्चों ने की। मुझे तो अपने बच्चे की ढाल बनकर उसे मजबूत बनाना है, न कि कमजोर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं योगिता, अभी भी देर नहीं हुई है। हम दोनों मिलकर अपने बच्चे को उड़ना सिखाएंगे। मिस्टर चंदेल की बात सुनकर योगिता खुश होते हुए बोली, हम कल से ही शुरू करते हैं। उसकी बात सुनकर मिस्टर चंदेल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, भेज देना कल उसे उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी में। और हाँ, उसे कुछ पैसे भी दे देना। कहना कि अपने दोस्त के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद लेगा। आज योगिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बड़ी बेसब्री से सुबह होने का इंतजार कर रही थी। खुशी के कारण आज उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उधर लावण्य भी बेचैन था। पता नहीं पापा मानेंगे या नहीं। माँ ने कहा था कि वो उन्हें मना लेंगी, शायद पापा मान जाएं। यही सब सोचते सोचते उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो मिस्टर चंदेल जा चुके थे। योगिता रसोई में नाश्ता बना रही थी। लावण्य उठकर सीधा योगिता के पास आया। उसने योगिता से कहा, सॉरी माँ, पता नहीं आज कैसे मेरी आंख नहीं खुली, अलार्म भी सुनाई नहीं दिया। आज मेरी क्लास छूट जाएगी। योगिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, एक ही दिन की तो बात है, कल जाकर अपने किसी दोस्त से पूछ लेना। लावण्य ने कहा, मेरे सारे दोस्त भी तो आज नहीं आ रहे, पता नहीं अलार्म मुझे सुनाई क्यों नहीं दिया। ऐसा तो पहली बार हुआ है। लावण्य खुद से बातें कर रहा था और योगिता उसकी बातों को सुनकर चुपके चुपके मुस्कुरा रही थी। लावण्य ने उसे मुस्कुराते हुए देखकर कहा, माँ, मैं यहाँ टेंशन में हूँ और आप हंस रही हैं। बताइए ना क्या बात है। आपने पापा से बात की? क्या कहा उन्होंने? पता है, मना कर दिया होगा। आप चुप क्यों हो? माँ बताओ ना, पापा ने क्या कहा? योगिता ने कहा, पापा ने कहा था कि लावण्य के फोन का अलार्म बंद कर देना ताकि वो जल्दी ना उठकर आराम से उठे। और हाँ, ये लो, ये कुछ पैसे दे गए हैं। वो कह रहे थे कि लावण्य को दे देना। योगिता से पैसे लेते हुए लावण्य ने कहा, माँ ये आप गोल गोल बातें क्यों कर रही हो? माँ कहीं पापा ज़्यादा गुस्से में तो नहीं हो गए ना? वो कल मैंने बोल दिया था कि मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। सॉरी माँ, कल मुझे गुस्सा आ गया था। योगिता ने बड़े प्यार से कहा, अरे नहीं रे, पापा तुझसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है।
ये पैसे तो उन्होंने ही दिए हैं तेरे लिए। कह रहे थे कि लावण्य से कहना अपने दोस्ती के लिए अच्छा सा गिफ्ट खरीद कर ले जाए। क्या क्या कहा आपने? एक बार फिर से कहिए। योगिता ने फिर से कहा। हाँ हाँ, पापा ने ही दिए हैं ये पैसे और उन्होंने ही कहा है कि अपने दोस्ती के लिए एक गिफ्ट लेकर जाना है। OMG, मैं तो कोई सपना देख रहा हूँ शायद, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। पापा मान गए? कैसे मान गए पापा? नहीं, ये जरूर कोई, आप मेरे साथ मजाक कर रही है ना माँ? बताइए, मजाक कर रही है ना? तभी योगिता ने लावण्य के धीरे से चुटकी काट ली, जिसकी वजह से लावण्य उछल पड़ा। उसने कहा, माँ आपने मुझे क्यों चुटकी काटी? योगिता ने हंसते हुए कहा, तुझे यकीन दिलाने के लिए कि तू सपना नहीं देख रहा और मैं सच बोल रही हूँ, मजाक नहीं कर रही। सच माँ? लावण्य ने बहुत ज्यादा खुश होते हुए पूछा तो योगिता ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकों को झुकाकर उसे जवाब दे दिया। आज लावण्य को लग रहा था कि सही मायने में वो आज बड़ा हुआ है। वो जल्दी से तैयार होकर योगिता के पास आया। उसने योगिता से पूछा, माँ मैं कैसा लग रहा हूँ? योगिता ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, बहुत सुंदर लग रहा है। लावण्य ने पूछा, मैं जाऊँ? योगिता ने कहा, हाँ हाँ जाना, लेकिन थोड़ा ध्यान से, और वो गिफ्ट ले जाना मत भूलना। लावण्य ने मुस्कुराते हुए माँ से कहा, ओके माँ, बाय। लावण्य जब बिना बताए अपने दोस्त की पार्टी में पहुंचा तो उसे देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। जिस पार्टी में अभी तक धूम मची हुई थी, वहाँ लावण्य को देखकर एकदम से शांति हो गई। अपने सारे दोस्तों को इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए लावण्य ने कहा, क्या हुआ? तुम लोग तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे कोई मिल गया मूवी का जादू आ गया तुम्हारे सामने। जादू? उसकी बात सुनकर उसके सारे दोस्त हंसने लगे। लावण्य के सारे दोस्तों को जरा से भी उम्मीद नहीं थी कि लावण्य को उसके पापा अकेले भेज देंगे। लावण्य को पार्टी में आया देखकर वैसे तो सभी खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी आर्यन को हुई। आर्यन लावण्य का बहुत अच्छा दोस्त था। आर्यन ने कहा, नहीं यार, तू जादू नहीं, तू तो हमारी जान है। लेकिन आज पहली बार तुझे हम सबने किसी भी पार्टी में अकेले आते देखा ना, बस इसलिए हम सबको लगा कि हम कोई सपना तो नहीं देख रहे। लेकिन यार ये तो बता, ये चमत्कार हुआ कैसे? अंकल को कैसे मनाया तूने? लावण्य ने कहा, छोड़ ना यार, सारी बातें मैं तुझे बाद में बताऊंगा फुर्सत से, अभी तो पार्टी एंजॉय करते हैं। लावण्य के आने से सारे दोस्त बहुत खुश थे। सभी लोगों ने मिलकर उसे हाथों में उठा लिया। लावण्य के जिस दोस्त का बर्थडे था उसका नाम इरविन था। वो क्रिश्चियन था। इरविन ने कहा, पता है लावण्य, आज मुझे मेरे बर्थडे का सबसे अच्छा गिफ्ट मिला है। हम लोग हमेशा हर पार्टी में तेरी ही कमी महसूस करते थे, धमाल तो करते थे, लेकिन अब जब तू भी हमारे साथ रहेगा तो डबल धमाल करेंगे। क्यों यारो, क्या कहते हो? चलें धमाल करें, लेट्स पार्टी। पार्टी देर रात तक चली। इधर मिस्टर चंदेल और योगिता दोनों ही लावण्य का इंतजार कर रहे थे। मिस्टर चंदेल ने कई बार फोन हाथ में उठाया लावण्य से बात करने के लिए, लेकिन फिर कुछ सोचकर उन्होंने फोन वापस रख दिया। इधर जैसे ही लावण्य की नजर घड़ी पर पड़ी, उसने इरविन से कहा, ओ शिट यार, बहुत लेट हो गया, अब मुझे जाना होगा, तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। इरविन ने कहा, यार अब थोड़ी देर और रुक जाना। लावण्य ने कहा, नहीं यार अब जाने दे, घर पर माँ पापा वेट कर रहे होंगे मेरा, और अगर और ज्यादा लेट हो गया तो अगली बार से पापा आने नहीं देंगे। दोस्तों से विदा लेकर लावण्य घर आ गया। लावण्य योगिता को पार्टी में जो जो हुआ वो सब बता रहा था और मिस्टर चंदेल उसे बहुत गौर से देख रहे थे। योगिता उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी, साथ ही उसका ध्यान मिस्टर चंदेल पर भी था। अपनी बात पूरी करके लावण्य ने कहा, माँ मुझे नींद आ रही है, सुबह मुझे जल्दी भी उठना है, मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है जा, योगिता ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर चंदेल ने योगिता के पास आकर कुछ कहना चाहा, तभी लावण्य ने आकर मिस्टर चंदेल और योगिता के गाल पर किस करते हुए कहा, थैंक यू वेरी मच माँ पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मिस्टर चंदेल ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तू हमेशा ऐसे ही खुश रहना, अब जा, जाकर सो जा। मिस्टर चंदेल ने योगिता से कहा, योगिता तुमने कुछ नोटिस किया? योगिता ने पूछा, क्या? तो मिस्टर चंदेल ने कहा,
आज लावण्य के चेहरे की खुशी जो चमक थी वो आज से पहले कभी नहीं दिखी ना। योगिता ने कहा, ये खुशी आपने ही तो दी है उसे, बस ईश्वर से यही कामना है उसकी ये खुशी हमेशा बनी रहे। मिस्टर चंदेल ने कहा, चिंता मत करो योगिता, मैं समझ चुका हूँ। सही समय पर तुमने मुझे समझा दिया। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ लावण्य को मैं कभी भी किसी भी बात के लिए मना नहीं करूँगा। हमारा बेटा समझदार है, जो भी करेगा अपनी समझ से अच्छा ही करेगा। तीनों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लावण्य की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही थी। उसके कॉलेज में एक लड़की थी अदा, कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की। कॉलेज के सारे लड़के उस पर मरते थे, लेकिन वो किसी को घास नहीं डालती थी। सेम कंडीशन लावण्य की थी। लावण्य बहुत हैंडसम था। कॉलेज में सारी लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन वो हमेशा अपनी स्टडी में बिजी रहता था। कभी कभी लावण्य के सारे फ्रेंड्स उसे चढ़ाते भी थे। वो बोलते थे बाल ब्रह्मचारी आ गया देखो, और वो लोग ये भी जानते थे कि अदा लावण्य को पसंद करती है। ज्यादातर तो लावण्य अपने दोस्तों की बातों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देता था, लेकिन कभी कभी जब बहुत ज्यादा हो जाता तो उसे गुस्सा आ जाता था। ऐसे में आर्यन उसे समझाकर शांत करता था। एक दिन आर्यन ने लावण्य से पूछा, यार तू नाराज ना हो तो एक बात पूछूं? लावण्य ने कहा, आर्यन इस कॉलेज में मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सब में एक तू ही तो है जो मुझे समझता है। मैं तुझसे कभी नाराज हो ही नहीं सकता। आर्यन ने पूछा, लावण्य इस कॉलेज में ऐसा कोई भी लड़का नहीं है सिर्फ तुझे छोड़कर जिसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो। क्या तुझे लड़कियां पसंद नहीं? आर्यन की बात सुनकर लावण्य हंसने लगा। उसने आर्यन से कहा, अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे भी अच्छी लगती हैं लड़कियां, लेकिन अभी मैं सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहता हूँ। और तू तो अच्छे से जानता है इन लड़कियों को, इनके चक्कर में पड़ना मतलब अपना समय बर्बाद करना। और तुझे कैसे पता कि कॉलेज में सारी लड़कियों की गर्लफ्रेंड है? आर्यन ने कहा, बिल्कुल पता है, मैं सारे कॉलेज की खबर रखता हूँ। और यार मैं नहीं मानता तेरी बात, हर लड़की एक जैसी नहीं होती, कुछ लड़कियां सपोर्ट करने वाली भी होती हैं। अब मेरी जीएफ को ही देख ले, वो मेरी कितनी हेल्प करती है, तुझे तो सब पता है। पिछले साल जब मैं बीमार पड़ गया था और कॉलेज नहीं आ पाया था, तब वो नव्या ही थी जो रोज नोट्स बनाकर मेरे घर देने आती थी। अगर उस समय नव्या ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मेरा एक साल बर्बाद हो जाता। हाँ, और तो हमारा जूनियर होता, लावण्य ने हंसते हुए कहा। आर्यन ने पूछा, तूने एक बात नोटिस की? लावण्य ने कहा, नहीं, क्या? तो आर्यन ने कहा, हमारे कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की जिस पर हर लड़का मरता है इस कॉलेज का, जानते हो वो किस पर मरती है? लावण्य ने कहा, शायद तुम अदा की बात कर रहे हो। आर्यन ने कहा, हाँ मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ। लावण्य ने बोला, जहाँ तक मुझे पता है वो लड़की थोड़ी सी अकड़ू है, वो किसी भी लड़के से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। और तू बोल रहा है वो किसी से प्यार करती है? हो सकता है, तू बोल रहा है तो सही होगा, लेकिन इस कॉलेज में तो कोई ऐसा लड़का नहीं है। आर्यन ने कहा, वो इसी कॉलेज का है और तू उसे बहुत अच्छे से जानता भी है। क्या बात कर दी यार तूने, मैं जानता हूँ उस लड़की को जिससे ज्यादा प्यार करती है? लावण्य ने हैरान होकर पूछा। आर्यन ने कहा, हाँ यार तू जानता है उसे, मैं सच बोल रहा हूँ। लावण्य ने कहा, अच्छा, वैसे मुझे उसका नाम तो बता, कौन है वो खुशनसीब? आर्यन ने कहा, नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, वो तुझे खुद ही पता करना पड़ेगा। अब जरा इन किताबों से बाहर निकल और सिर्फ 2-4 दिन उसकी नज़रों को नोटिस कर, तुझे सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। लावण्य ने कहा, तेरा मतलब है मैं उसका पीछा करूं? सीधे सीधे बोलना कि तुम मुझे उस नकचढ़ी लड़की से पिटवाना चाहता है। आर्यन बोला, वो तुझे हाथ भी नहीं लगाएगी। लावण्य ने कहा, अच्छा, तो इतना श्योर कैसे है? उसने तुझे बोला होगा कि लावण्य मेरा पीछा करेगा और मैं उसे कुछ भी नहीं कहूँगी। ऐसा ही कुछ समझ ले, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो लावण्य ने कहा, मुझे नहीं जाना किसी के पीछे, और मुझे क्या ही करना है जानकर कि वो लड़की किसी से प्यार करे या ना करे, मुझे क्या लेना देना। लेकिन मुझे लेना देना है, तू मेरे लिए करेगा और आज से ही शुरू करेगा। आर्यन ने उसके हाथ से किताब छीनते हुए कहा। इस बात को लेकर दोनों में बहस हुई और अंत में जीत आर्यन की हुई। लावण्य को उसकी बात माननी पड़ी। उसने अदा पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसने नोटिस किया कि अदा की नजरें हमेशा उसे ही तलाशती हैं। एक दो बार तो ऐसा भी हुआ कि जब अदा की नजर लावण्य से मिली तो अदा ने मुस्कुराकर अपनी नजरें झुका ली। इधर लावण्य भी
मन ही मन उसे पसंद करने लगा था। अभी तक तो दोनों छुप छुप कर एक दूसरे को देखा करते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों पास आते गए और एक दिन ऐसा आया कि दोनों ने एक दूसरे से अपने अपने प्यार का इजहार कर लिया। एक दिन लावण्य और अदा एक दूसरे का हाथ थामे अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। तभी आर्यन ने पीछे से आकर उन दोनों को चौंका दिया। उसने लावण्य से कहा, यार तू तो गायब ही हो गया। मैंने तुझे एक काम दिया था करने के लिए, आज एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया। मैं तेरा इंतज़ार और कितने दिन करूं? मैंने तुझे 2-4 दिन का टाइम दिया था, बस अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे तेरा जवाब अभी चाहिए, अभी मतलब अभी। उसकी बात सुनकर लावण्य थोड़ा सा शर्मा और थोड़ा सा घबरा गया। उसने धीरे से कहा, समझा कर यार, मैं अभी थोड़ी देर में तुझसे आकर मिलता हूँ। उन दोनों को आपस में बातें करते देख अदा ने पूछा, मे आई हेल्प यू? लावण्य ने आर्यन को वहाँ से जाने के लिए धकेलते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो बस ऐसे ही। और फिर आर्यन को घूरते हुए वहाँ से जाने का इशारा किया। आर्यन ने चुपके से लावण्य को आंख मारी और वहाँ से चला आया। अदा से बात करने के बाद लावण्य सीधा आर्यन के पास आ गया। लावण्य को आते हुए देखकर आर्यन ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ यार, इधर आ मेरे पास, मुझे दिखा तो, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई तुझे? लावण्य ने हैरान होते पूछा, चोट? कैसी चोट? मैं समझा नहीं। भूल गया? तूने ही तो कहा था कि तू अगर अदा का पीछा करेगा तो वो तुझे पीटेगी, इसलिए कह रहा हूँ, दिखा ना, दिखा, कहाँ कहाँ घायल किया है इसने तुझे? लावण्य ने शर्माते हुए कहा, छोड़ ना यार, अब तो मेरी टांग मत खींच। आर्यन ने कहा, यार तू मान या मत मान, उसने तुझे घायल तो किया है। लावण्य ने कहा, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसने मुझे कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ किया। आर्यन ने कहा, अच्छा, ये तो बहुत अफसोस की बात है, उसने अभी तक कुछ नहीं बोला। सही है, जब कुछ बोला ही नहीं तो कुछ करने की। ये क्या बड़बड़ा रहा है यार तू? लावण्य ने पूछा तो आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या उसने अभी तक तुझे आई लव यू भी नहीं बोला? आर्यन की बात सुनकर लावण्य थोड़ा शर्मा गया तो आर्यन ने कहा, यार आजकल तो लड़कियां भी इतना नहीं शर्माती जितना तू शर्मा रहा है। मुझे तो लगता है तू अदा से कुछ प्यार व्यार नहीं करता। मैं उसे बोल दूंगा कि तू मेरे कहने पर गया था उसके पास। लावण्य तुझे पसंद नहीं करता, वो तुझे प्यार नहीं करता। लावण्य ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अदा बहुत अच्छी लड़की है। हाँ तो मैंने कब कहा कि वो बुरी लड़की है? मैंने तो ये कहा कि तू उसे पसंद नहीं करता। आर्यन ने उसे छेड़ते हुए कहा तो लावण्य ने बोला, मैंने तुझे कब कहा कि वो मुझे पसंद नहीं? आर्यन ने पूछा, इसका मतलब तो उसे पसंद करता है? लावण्य ने शर्मा कर सिर झुकाते हुए कहा, आर्यन ने फिर पूछा, वो तुझे अच्छी लगती है? लावण्य ने कहा, हाँ। आर्यन ने फिर से पूछा, तू उससे प्यार करने लगा है ना? आर्यन के इस सवाल पर लावण्य फिर से शर्मा गया तो आर्यन ने अपना माथा पीटते हुए कहा, अरे ओ मुगले आजम की अनारकली, कितना शर्माएगी? बस बहुत हो गया शर्माना वरमाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू शर्माता रह जाए और तेरी मधुबाला को कोई और आकर आई लव यू बोल दे। मेरे यार, मर्द बन मर्द, और तू कल ही उसे अपने दिल की बात बताएगा। वादा कर मुझसे, वरना मैं उसे जाकर कह दूंगा कि लावण्य तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लावण्य ने कहा, ठीक है बाबा, बोल दूंगा कल मैं उसे। आर्यन ने पूछा, क्या बोलेगा? तो लावण्य ने उसका कान खींचते हुए कहा, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, ये हुई ना कोई मर्दों वाली बात। ठीक है यार, अब मैं चलता हूँ, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों, अदा और लावण्य की अनोखी प्रेम कहानी आगे जाकर क्या मोड़ लेती है, ये जानने के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें और मेरे चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।